नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब गर्भवती सास का सच सबके सामने आया तो बहू बेटे के पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर क्या थी वह सच्चाई? अरे, तुम्हारी माँ ने तो पूरे ज़माने के सामने हमारी नाक कटा के रख दी है। इस उम्र में भी यह सब करते हुए शर्म नहीं आई। भगवान जाने कौन से पाप किए थे जो ऐसी सास मिली है। आज सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई है ना, जितनी आज तक कभी नहीं हुई होगी। शीला अपने हाथों के कंगन उतार कर फेंकती हुई अपने पति धर्मेंद्र से बोली। तब धर्मेंद्र भी गुस्से में अपनी टाई उतार कर फेंकते हुए बोला, देखो शीला, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है और दिमाग खराब मत करो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे तो बहुत गर्व हो रहा था अपनी माँ पर। अरे, जितनी शर्मिंदगी तुम्हें झेलनी पड़ी है ना, उससे कई गुना ज्यादा शर्मिंदा मैं हूँ अपनी माँ की करतूत पर। लेकिन बस, अब बहुत हुआ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। किसी चीज़ की हद होती है। माँ को इस बार उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तब शीला बोली, तुम बस फालतू में लेक्चर देते रहा करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। बस हर बार अपनी माँ के पास जाते हो और उनकी बातों में आ जाते हो, फिर मेरे ही सर पर चढ़कर नाचते हो। उधर तुम्हारी माँ है, जिसे इस उम्र में भी ये करतूतें करते हुए शर्म नहीं आई। और तुम क्या करोगे वैसे तुम अपनी माँ के साथ? बताओ तो ज़रा, क्या करोगे अपनी माँ के साथ? तब धर्मेंद्र गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, अब देखो तुम कि मैं क्या करता हूँ उनके साथ। इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। धर्मेंद्र गुस्से में तमतमाता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और वहां जाते ही वह अपनी माँ पर चिल्लाता हुआ बोला, बस बहुत हुआ, अब आप इस घर में नहीं रह सकती। उठाइए अपना सामान और निकलिए यहाँ से। इतनी बेइज्जती करवा कर भी चैन नहीं मिला। अरे, कैसे बेशर्म इंसान हैं आप। इस उम्र में यह सब कारनामे दिखाते हुए आपको जरा शर्म नहीं आई? धर्मेंद्र लगातार चिल्ला रहा था और धर्मेंद्र की माँ रेवती जी अपना सर नीचे किए चुपचाप सारी बातें सुने जा रही थीं। वे बेचारी तो अब तक खुद नहीं समझ पा रही थीं कि वे चुपचाप ऐसे ही सबकी बातें सुनती रहें या फिर सबको सच्चाई बता दें। वे खुद ही सोचती हुई बोली, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। और वह फिर से चुप हो गईं। तब उनका बेटा धर्मेंद्र बोला, क्या बड़बड़ा रही हैं आप? मेरे सामने ज़्यादा ड्रामा मत कीजिए, आया समझ? आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि आपकी इतनी बड़ी पोती है, नाती पोतों की शादी की उम्र में आप यह गुल खिला रही हैं। बेचारी रेवती जी अपने बेटे के मुंह से इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रहीं। अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को वे रोक ना सकीं और झरझर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब रेवती जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर वह बोला, यह मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए। जब आप यह सब कारनामे कर रही थीं, तब नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? तब तो आपको ज़रा शर्म नहीं आई और अब रो कर दिखा रही हैं। ऐसे काम ही क्यों किए कि आपको रोना पड़े? माफ़ करना, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सच में शीला सही कहती है। उसने ये मुझसे पहले से कहा था कि आपको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। कम से कम अगर आप वृद्धाश्रम चली गई होती तो इससे हमारी बेइज्जती तो नहीं होती। वहाँ आपका जो दिल करता वही करती। अपना सामान पैक कर लीजिए, ये रात बहुत हो गई है, अंधेरे में कोई देखेगा भी नहीं। मैं आपको अभी के अभी वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। अपनी माँ का बक्सा उतारा और धर्मेंद्र उसमें सामान पैक करने लगा। तभी धर्मेंद्र की बेटी आराध्या वहाँ आई और बोली, पापा, प्लीज़ दादी को यहीं रहने दीजिए, मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगी। तब धर्मेंद्र आराध्या की ओर देखता हुआ बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आराध्या, कल तक तो तुम अपनी दादी को
वृद्धाश्रम भेजने के लिए कहती थी, और आज जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। रात बहुत हो गई है। मुझे क्या करना है क्या नहीं वह मैं खुद देख लूँगा। आराध्या भी चुपचाप वहाँ से चली गई और रेवती जी भी अपने बेटे की बातें सुनती रहीं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर भी बेचारी अपने बेटे की हर बात सुनती रहीं और अपने बहते हुए आंसुओं के साथ ही वृद्धाश्रम जा पहुंची। रात के 12 बजे ही उनका बेटा धर्मेंद्र उनके कपड़े पैक करके उन्हें बाइक पर बिठाकर ले गया। वृद्धाश्रम के सामने बाइक से उतरकर उनके कपड़े भी उसने वहीं फेंक दिए और चला गया। बेचारी रेवती जी अपने हाथों से उन्होंने अपने कपड़ों का थैला उठाया और वृद्धाश्रम में अंदर चली गईं। वहां जाकर दिन रात बस सोच में डूबी रहती थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्योंकि वह उस गलती की सजा भुगत रही थी जो उन्होंने की ही नहीं थी। तभी उनकी पोती आराध्या वहां आई और बोली, दादी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ सहना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए दादी, मैं आपकी सबसे बड़ी अपराधी हूँ। आराध्या को अपनी गलती का एहसास भी था और पछतावा भी। दरअसल उसने गलती ही इतनी बड़ी की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रेवती जी को उनके बेटे ने बेइज्जत करके घर से क्यों निकाल दिया और क्यों चुपचाप वह घर से निकल गईं। उन्होंने एक बार भी क्यों यह नहीं कहा कि उनका बेटा जो कर रहा है वह गलत है। उन्होंने कोई गलती नहीं की। आखिर क्या थी वह गलती जिसके कारण आज वह वृद्धाश्रम में थीं और उनकी पोती उनसे माफ़ी मांग रही थी। दरअसल कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब रेवती जी की पोती आराध्या अपने एक दोस्त के साथ घर आई हुई थी, या यूं कहो कि अपने घर के बाहर तक आई थी। वह लड़का आराध्या को घर के बाहर छोड़कर चला गया। रेवती जी ने यह सब देखा तो उन्होंने आराध्या को घर के अंदर आते ही टोक दिया। आराध्या, तुम जिस लड़के के साथ आई थी वह लड़का कौन था? आराध्या बोली, दोस्त था मेरा। आपको उससे क्या मतलब? मैं हर चीज आपको बताना जरूरी नहीं समझती। तब रेवती जी बोली, सिर्फ दोस्त था तो उसे घर के अंदर क्यों नहीं लेकर आई? और तुम्हारा यह दोस्त कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था तुमसे। इतने में ही आराध्या की माँ शीला भी वहां आ गई। शीला वहां आते ही बोली, क्यों शोर मचा रखा है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं आप इतना? तब आराध्या अपनी माँ की ओर बढ़ती हुई बोली, माँ आप अपनी सास को समझा दो कि मेरे बीच में टांग ना अड़ाया करें। मेरा फ्रेंड मुझे घर छोड़ने क्या आ गया, इनको तो उससे भी परेशानी हो रही है। तब रेवती जी ने शीला को बताना चाहा। उन्होंने कहा, बहू आराध्या उस लड़के से जिस तरह मिल रही थी और जिस तरह वह लड़का उसे बाय कर कर गया गले मिलकर, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। बस इसलिए मैं आराध्या से कहा कि वह कौन है। तब शीला बोली, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी माँ हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि अपने बच्चों को किस तरह देखना है, तो ज़्यादा बीच में अपनी नाक घुसाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन की मेहमान हो या यूं कहो कि बोझ हो हमारे सर पर। और हाँ, मेरी बेटी पर कोई लांछन लगाने की तो कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तब बेचारी रेवती जी अपनी बहू की बातों से स्तब्ध सी रह गईं। आखिर क्या ही कहती, चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। कुछ दिनों बाद रेवती जी ने देखा कि आराध्या अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर रेवती जी ने दरवाज़ा खोला तो आराध्या ने झट से फ़ोन काट दिया और बोली, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के कमरे में घुसने से पहले उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? कितनी बार कहा है कि मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, ज़्यादा प्यार जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वे आराध्या के आगे खाना बढ़ाती हुई बोली, तुम बिना खाना खाए ही ऊपर आ गई थी बेटा, इसलिए मैं तेरे लिए खाना लेकर आई थी।
रेवती जी ने खाने की प्लेट रखकर वापस जाने लगीं। दरवाजा बंद करने से पहले वह रुकी और मुड़कर आराध्या से बोली, आराध्या, तुम कल किससे मिलने जा रही हो बेटा? आराध्या घूर कर अपनी दादी की ओर देखने लगी। तब रेवती जी बोली, बेटा, वह मैं जब दरवाजा खोल रही थी तब मैंने सुना कि तुम किसी से कल मिलने की बात कर रही थी। आराध्या फिर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को बुलाने लगी और शीला अंदर कमरे में आते ही बोली, अरे अब क्या कर दिया आपने? हर समय मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हैं आप। कोई काम नहीं है क्या आपको? जब देखो तब मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो। अरे चैन से जीने क्यों नहीं देती? मैंने आपको पहले भी समझाया है और फिर समझा रही हूँ कि वह मेरी बेटी है और मुझे अच्छे से पता है कि उसका ध्यान कैसे रखना है। उसकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखा करो। तब फिर से रेवती जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनके मन में आया कि क्यों ना वह अपने बेटे से कह दें, लेकिन जब शाम को बेटा आया और उन्होंने उसे इस बारे में बात की, तब उनका बेटा धर्मेंद्र बोला, माँ, आपने मेरे सामने तो यह सब कह दिया है, शीला के सामने गलती से भी ऐसा कुछ मत कह देना, वरना वह आपको इस घर में रहने नहीं देगी। अरे कितनी बड़ी है अभी आराध्या, छोटी सी तो बच्ची है और आप न जाने उसके बारे में कैसी कैसी बातें सोच रही हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ कि वह किसी लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है? अरे अभी वह 18 साल तक की नहीं हुई और आप अभी से उसके चरित्र पर उंगली उठा रही हैं। आप तो उसकी अपनी दादी हैं। फिर भी अगर आप ही ऐसे करेंगी, बच्चों को बदनाम करने की कोशिश करेंगी, तो दूसरे लोगों से क्या ही उम्मीद करनी। रेवती जी अब बिल्कुल चुपचाप बैठी रहीं। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने भी बहू की ही तरह जवाब दिया। तब रेवती जी ने सोचा कि उन्हें ही अपनी पोती पर नज़र रखनी चाहिए। अक्सर ही अपने दोस्तों के साथ स्टडी का बहाना करके आराध्या लेट नाइट तक बाहर रहती थी। कई बार तो वह घर ही नहीं आती थी और उसकी माँ और उसका बाप दोनों बस यही सोचते रहते थे कि वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही है। पर रेवती जी को उसका व्यवहार कुछ अलग लग रहा था। पढ़ाई में वह इतनी अच्छी भी नहीं थी। लेकिन जब बहू और बेटे ने कहा कि आप अपनी ही पोती को बदनाम करने की फिजूल बातें मत कीजिए, तब उन्हें भी लगा कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। आजकल के ज़माने में यह सब आम बात है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब वह भी इस बात को देखते हुए भी नज़रअंदाज करने लगीं। लेकिन उन्होंने नोटिस किया और अक्सर ही रेवती जी ने उसके आसपास किसी लड़के को देखा, और इस बार जब वह लड़का आराध्या को घर छोड़ने आया था, तब रेवती जी ने छत से देखा कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी और आराध्या अपने आंसू पोंछते हुए घर के अंदर आ गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। रेवती जी ने देखा कि कई दिनों से आराध्या बड़ी परेशान थी। वह न ठीक से कुछ खा रही थी न पी रही थी। रेवती जी आराध्या से रात के समय जब आराध्या के कमरे के बाहर से निकल रही थीं, तब उन्हें आराध्या के रोने की आवाज़ आई। उन्हें लगा जैसे कोई रो रहा है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो आराध्या ने दरवाज़ा खोला और बोली, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह भी इस वक्त। इस बार आराध्या की आवाज़ में थोड़ी नमी थी। रेवती जी आराध्या से पूछने लगीं, आराध्या बेटा क्या हुआ है? आजकल बड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहती है, सब ठीक तो है? कोई परेशानी की बात हो तो मुझे बता। आराध्या ने रेवती जी से कुछ नहीं कहा और बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई काम था तो बताइए। रेवती जी बोली, नहीं, कोई काम नहीं था, बस वैसे ही मुझे लगा शायद तुम रो रही हो, इसीलिए तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा दिया। तब फिर से आराध्या ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया
और रेवती जी अपने कमरे में चली गईं। रेवती जी पूरी रात इसी बारे में सोचती रहीं। उन्होंने शुरू से सारी बातों को सोचना शुरू किया, तो अब उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी। वह सोच रही थी कि कहीं आराध्या किसी गलत इंसान के संपर्क में तो नहीं है। उन्होंने अब आराध्या पर नज़र रखना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि आराध्या अक्सर ही एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने जाती है। जब उन्होंने आराध्या को वहां जाते देखा तो वह बहुत चौंक गईं। अब उनके लिए सच पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि एक लड़की जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई थी, उसे भला गायनेकोलॉजिस्ट से क्या काम। और फिर आराध्या के घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जिसके काम की वजह से आराध्या वहां जाए, और वहां आराध्या के साथ उसकी कोई सहेली या कोई और भी नहीं था। आराध्या अकेली ही डॉक्टर से मिलने गई थी। रेवती जी आराध्या के पीछे पीछे ही उस डॉक्टर के यहाँ पहुँच गईं और आराध्या के निकलते ही वह डॉक्टर से बात करने के लिए डॉक्टर के कैबिन में गईं। उन्होंने वहाँ बैठी हुई डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहिबा, अभी जो एक छोटी सी लड़की यहाँ से गई है वह मेरी पोती है। दरअसल मैं जानना चाहती हूँ कि वह आपके पास क्यों आई थी। उसे भला आपसे क्या काम पड़ गया। डॉक्टर ने रेवती जी को कुछ भी बताने से मना किया और नर्स और वार्ड बॉय को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने लगी। लेकिन रेवती जी डॉक्टरनी के पैर पकड़कर बैठ गईं और उसे मिन्नतें करने लगीं। डॉक्टर साहिबा, यह मेरी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो हो सकता है कि यह उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, और अगर आप मुझे सच बता दें तो शायद मैं उसे भी उस मुश्किल से बाहर निकाल सकूं। तब डॉक्टर ने रेवती जी से उनके आईडी प्रूफ मांगे, यह देखने के लिए कि वह सच में आराध्या की दादी हैं या नहीं। जब उन्होंने देखा तब उस डॉक्टर को यकीन हुआ कि यह सच में आराध्या की दादी हैं। अब डॉक्टरनी ने आराध्या का सारा सच उसकी दादी माँ यानी कि रेवती जी को बता दिया। रेवती जी सब कुछ सुनकर चौंक गईं। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि डॉक्टर जो कुछ बता रही हैं वह आराध्या के बारे में ही बता रही हैं। उन्होंने आराध्या की तस्वीर दिखाकर पूछा, डॉक्टर, क्या आप इसी लड़की के बारे में बात कर रही हैं? तब डॉक्टर ने कहा, जी मैडम, मैं इसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। दरअसल यह लड़की 2 महीने की गर्भवती है और यह यहाँ एक लड़के के साथ चेकअप वगैरह करवाने के लिए आई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी मजबूरी बताई और अब यह लड़की अबॉर्शन करवाना चाहती है। इसका कारण क्या है? नहीं, यह मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। यह लड़की मेरे पास आई थी। दरअसल यही क्लिनिक के बाहर इस लड़की और उसके साथ आए हुए उस लड़के के बीच बहुत बहस हुई थी। लड़की का कहना था कि यह बच्चे को पालना चाहती है, पर वह लड़का इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। तब मैं इन दोनों की मदद करने के लिए मैंने हामी भर दी। डॉक्टर की बताई हुई बात पर पहले तो रेवती जी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें आराध्या के डॉक्यूमेंट्स दिखाए और कहा कि यह लड़की कल यहाँ अबॉर्शन करवाने के लिए आने वाली है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कल यहाँ आ सकती हैं। देखिए माताजी, मुझे भी यह सब करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ, उस लड़की ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी तो मैंने उसकी बात मान ली। रेवती जी ने घर आकर इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह आराध्या के मुंह से खुद सुनना चाहती थी कि क्या यह सब सच है। उन्होंने आकर आराध्या से इस बारे में बात करना चाहा, लेकिन वह उल्टा उन पर चिल्लाने लगी। लेकिन इस बार रेवती जी चुप नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने आराध्या को जोरदार थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारती हुई बोली, बेशर्म, तुझे यह सब करते हुए ज़रा शर्म नहीं आई? एक बार अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है
और तू कौन सी पढ़ाई करने जाती थी यह भी पता चल चुका है। अब तू अपने मुंह से मुझे सच्चाई बताती है या फिर तेरे पापा को बुलाऊं? डर के मारे आराध्या कांपने लगी और अपनी दादी के पैरों में गिर पड़ी। उनके पैरों में गिरकर हाथ जोड़ते हुए बोली, दादी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ पापा से कुछ मत कहिएगा, वरना पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। प्लीज़ दादी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। रेवती जी वहाँ से गुस्से में चली गईं। आराध्या अपनी दादी के कमरे में आई और रोती रोती उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ़ कर दो दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो उसे अपना समझती थी, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल किया और बीच रास्ते में छोड़ गया। अब जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब उसने मुझसे हर रिश्ता ख़त्म कर लिया। अब तो वह मुझे जानता भी नहीं। पहले तो उसने मुझसे शादी के वादे किए, लेकिन अब जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और मुझे इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ दिया। मैं क्या करूं दादी? वह मेरे बारे में अपने माँ बाप से बात करना ही नहीं चाहता। यह सब बताते बताते आराध्या तेज़ तेज़ रोने लगी। तब उसकी दादी ने उसे शांत कराया और कहा, तुम्हें जो करना था वह तुम कर चुकी हो। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। अब तो हमें इस मुश्किल घड़ी में इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। तुम बस 2-3 दिन का समय दो। मैं किसी भी तरह से कोशिश करती हूँ कि उस लड़के के माता पिता को तुम्हारी शादी के लिए मनाया जाए। तुम उस लड़के को फ़ोन मिलाने की कोशिश करती रहो। जब वह तुम्हारा फ़ोन उठा लेगा, तब तुम मुझे बता देना। आराध्या अपनी दादी की हर बात पर सिर हिलाकर सहमति देती रही और फिर अपनी दादी के पास ही सो गई। अगली सुबह आराध्या और उसकी दादी ने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाए। दरअसल रेवती जी चाहती थीं कि लड़की जब उस लड़के से शादी करना चाहती है और वह लड़का भी केवल अपने माता पिता के डर से पीछे हट रहा है, तो क्यों ना एक बार उसके माता पिता को मनाने की कोशिश की जाए। हो सकता है कि वे मान जाएं। इससे दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। तब आराध्या ने उस लड़के का नंबर निकालकर अपनी दादी को दिया। रेवती जी ने नंबर लिया और फिर उस लड़के को कॉल करने की कोशिश करने लगीं, पर बहुत कोशिश के बाद भी वह उस लड़के से बात नहीं कर पाईं। कभी वह लड़का फ़ोन नहीं उठाता, तो कभी उसका फ़ोन मिलता ही नहीं था। जब इसी तरह 2-3 दिन बीत गए, इस परेशानी और टेंशन भरे माहौल में रेवती जी और आराध्या दोनों को ही ध्यान नहीं रहा कि आराध्या का 18वां जन्मदिन आ गया था। अब आराध्या 18 साल की होने वाली थी और यहाँ वह इन सारी मुश्किलों में उलझी हुई थी। उसके साथ साथ उसकी दादी भी इस परेशानी से जूझ रही थीं। अब वह किसी भी कीमत पर इस मुश्किल का हल निकालना चाहती थी। उन्होंने कोशिश की लड़के को ढूंढने की, उससे बात करने की, पर ना तो वह कॉलेज आ रहा था और ना ही फ़ोन उठा रहा था। लड़के को कॉलेज देखकर आराध्या और उसकी दादी जैसे ही घर वापस आए, तब घर के अंदर घुसते ही आराध्या ने देखा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक से लाइट जली और उसने देखा कि पूरा घर झालर और फूलों से और तरह तरह की लाइटों से सजा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे मेहमान भी इकट्ठा हो रखे थे, जो कि उसे उसके जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे थे। लाइट जलते ही सभी मेहमान और आराध्या के माता पिता एक साथ बोलने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आराध्या। सभी लोग आराध्या के जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे थे। एक तरफ इतनी खुशी और दूसरी तरफ इतना बड़ा गम। अपनी स्थिति के बारे में सोचकर आराध्या अपनी माँ से लिपटकर रो पड़ी। उसकी माँ ने पूछा, बेबी, इसमें रोने की क्या बात है? डोंट वरी, डोंट क्राई,
अपने कमरे में जाओ और जाकर देखो, बेड पर तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस रखी है। जाओ, जाकर वह ड्रेस पहन लो और उसे पहनकर तैयार होकर नीचे आ जाओ। आराध्या की दादी ने उसका पर्स पकड़ा हुआ था। जब आराध्या अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाने लगी तो उसकी दादी ने उसका पर्स उसे पकड़ा दिया। आराध्या जब अपने कमरे की तरफ जाने लगी तभी आराध्या के हाथ से एक कागज का टुकड़ा छूटकर नीचे गिर गया। आराध्या और उसकी दादी दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि यह आराध्या की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जो कि पॉजिटिव थी। यदि इसे यहाँ पर किसी ने देख लिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। तुरंत ही आराध्या उस रिपोर्ट को उठाने के लिए आगे बढ़ी। तभी छोटे बच्चों ने आकर पानी गिरा दिया, जिससे कागज पर लिखा हुआ आराध्या का नाम धुल गया। तभी वहां खड़ी एक औरत ने वह कागज उठाया और कागज उठाकर वह आराध्या को पकड़ाने लगी। कागज देते हुए उसने गौर किया कि यह तो किसी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव है। इत्तेफाक से वह औरत आराध्या और उसके परिवार को कोई खास पसंद नहीं करती थी। आराध्या की माँ शीला और उस औरत की बिल्कुल नहीं बनती थी और बस रिपोर्ट पर नज़र पड़ते ही उस औरत को तो बहाना मिल गया शीला को जलील करने का। रिपोर्ट पर नज़र पड़ते ही वह औरत अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आ गया है। लोग अपनी शर्म तो बेच कर खा गए हैं। अरे अरे, जरा देखो तो सही, शीला की बेटी तो की अभी 18 साल की भी नहीं हुई है और ना ही अभी इसकी शादी हुई है। इसके हाथ से यह पर्चा गिरा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि वह माँ बनने वाली है। देखो देखो भाई, देखो, इन अमीर लोगों के तो यही चोचले हैं। वैसे तो इतना बोलते हैं और वैसे, हे भगवान, ऐसे अमीरों से तो हम गरीब लोग अच्छे, कम से कम हमारी इज्जत तो है, इनकी तरह तो नहीं। पता नहीं कि लड़कियां क्या क्या कर रही हैं और उसका होश ही नहीं है। अब तो बाकी के मेहमान भी उस औरत के हाथ से रिपोर्ट लेकर देखने लगे और आराध्या को उल्टी सीधी बातें कहने लगे, उसके चरित्र पर लांछन लगाने लगे। आराध्या को कुलटा, कुलक्ष्मी, प्रिया चरित्र, न जाने कैसी कैसी बातें सुनाने लगे। जब सब लोग आराध्या को इतना उल्टा सीधा कह रहे थे तब उसकी दादी रेवती जी ने अपनी पोती को उस बदनामी से बचाने के लिए एक झूठ कह दिया कि यह रिपोर्ट्स आराध्या की नहीं हैं बल्कि मेरी हैं। आराध्या को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने तो उसे यह पर्चा बंद करके दिया था कि इसे कचरे में फेंक देना, पर शायद उसे ध्यान नहीं रहा और गलती से यह पर्चा सबके सामने गिर गया। अपनी नजरें नीचे कर अपना सर झुकाए रेवती जी ने सारा इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया। अभी तक जो लोग आराध्या की माँ शीला को जलील कर रहे थे, आराध्या के चरित्र पर उंगली उठा रहे थे और उसे उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे, अचानक ही वह सभी लोग और वह सभी बातें रेवती जी के ऊपर आ पड़ी। अब सभी लोग उन्हें उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे। कोई कहता, अरे बुढ़िया ने तो बुढ़ापे में थुका दिया। बताओ, जिस उम्र में लोग पोते पोती की शादी करते हैं उस उम्र में ऐसे कर्म, छी छी, शर्म नहीं आती लोगों को। तो कोई कहता, अरे वाह, बुढ़ापे में भी जवानी छा रही है बुढ़िया को। लोग तंज कसने लगे और रेवती जी की बहुत बदनामी हुई। अब रेवती जी के बेटे धर्मेंद्र ने हाथ जोड़कर सबसे कहा, आप सब पार्टी में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी, आप सब जा सकते हैं। लोग बातें सुनाते सुनाते चले गए। हाँ हाँ, ऐसी जगह रहना ही कौन चाहेगा। अरे बुढ़िया ने तो हद कर दी, इस उम्र में यह सब।
बताओ क्या ज़माना आ गया है। बातें सुनते सुनते कुछ ही देर में पूरा घर खाली हो गया और सभी मेहमान चले गए। अब बारी थी रेवती जी की, अपने बेटे और बहू की खड़ी खड़ी बातें सुनने की। और रेवती जी अपने बेटे और बहू की कड़वी बातें सुनती रहीं, वह भी बिना किसी बहस के, क्योंकि इस वक्त जिस अपराध की दोषी बनी वह खड़ी थीं, उस अपराध के लिए वह किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थीं। तो बेचारी चुपचाप सुनती रहीं और गुस्से में बेटा अपनी माँ को सुनाता हुआ अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे उसकी पत्नी शीला भी उसके पीछे उसके कमरे में चली गई। अब रेवती जी अपने कमरे में जाकर बैठीं और आराध्या से कहा कि वह अपने कमरे में आराम करे और किसी से कुछ ना कहे। कि तभी शीला धर्मेंद्र को और बातें सुनाने लगी। इसके बाद गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने अपनी माँ को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। शीला ने तो यह सब शुरू से ही सोच रखा था। वह तो कभी भी अपनी सास को घर में देखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन धर्मेंद्र के रहते हुए वह अपनी सास को निकाल नहीं सकती थी और अब उसे मौका मिल गया था, तो भला वह इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। मौके का फायदा उठाते हुए शीला ने रेवती जी को घर के बाहर कर दिया और अपनी पोती के कारण रेवती जी भी बिल्कुल चुप थीं। उन्होंने उस लड़के के माता पिता को ढूंढकर उनसे बात करने का सोचती हैं और इस बार रेवती जी ने जो सोचा था वह सब बिल्कुल सही था। रेवती जी आराध्या के साथ घर से निकलती हैं, यानी कि वृद्ध आश्रम से निकलती हैं और उस लड़के के घर जा रही होती हैं कि तभी रास्ते में आराध्या का पिता धर्मेंद्र उन दोनों को ऑटो में बैठे हुए देख लेता है। वह आराध्या को आवाज़ लगाता है, लेकिन ऑटो चल रहा था। ट्रैफिक के कारण आराध्या आवाज़ नहीं सुन पाई और धर्मेंद्र उनके ऑटो का पीछा करने लगता है। जैसे ही वे दोनों उस लड़के के घर पहुंचती हैं, वैसे ही पीछे पीछे धर्मेंद्र भी पहुंच जाता है। जाकर रेवती जी उस लड़के के घर पर जाकर जोर जोर से उस लड़के का नाम पुकारते हुए चिल्लाने लगती हैं। तभी वह लड़का नीचे आता है और आराध्या को देखकर कहता है, आराध्या, यह सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जाओ यहाँ से, वरना मेरे मॉम डैड नीचे आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आराध्या पर वह लड़का चिल्लाने लगता है। तभी रेवती जी उस लड़के को धक्का देकर दूर करती हुई कहती हैं, तुझे यह सब अब से बहुत पहले सोचना चाहिए था। माँ बाप का अगर इतना ही डर था तो यह सब तूने पहले क्यों नहीं सोचा। कि तभी पीछे से उस लड़के के माँ बाप भी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ जाते हैं और आकर कहते हैं, क्या हुआ नमन, इतना शोर क्यों हो रहा है? नमन कहता है, कुछ नहीं डैड, दरअसल यह मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। तभी रेवती जी कहती हैं, क्या सच में यह तुम्हारी सिर्फ दोस्त है? तब विवेक के माता पिता उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं, और आपके कहने का क्या मतलब है कि यह लड़की मेरे बेटे की सिर्फ दोस्त नहीं है? सिर्फ दोस्त नहीं है तो कौन है यह? रेवती जी उनसे कहती हैं, यह तो आप अपने बेटे से पूछिए कि यह लड़की इसकी कौन है, और अगर फिर भी यह नहीं बता पाता है तो यह रिपोर्ट्स देखिए। इसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि यह कौन है। आराध्या की रिपोर्ट्स देखकर नमन के माता पिता एकदम चौंक जाते हैं और नमन की माँ आराध्या को उल्टा सीधा सुनाने लगती है और अपने बेटे की तरफदारी करने लगती है। पर नमन का पिता बात की गंभीरता को समझते हुए कहता है, देखिए, आप जो इल्ज़ाम हमारे बेटे पर लगा रही हैं वह किस हद तक सच है, इस बात का तो यही गवाह है। वह
अपने बेटे से सख्ती से पूछते हैं कि नमन, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तब नमन अपने पिता के डर के कारण सब कुछ सच सच बोल देता है। सच सुनने के बाद नमन की माँ आराध्या से माफ़ी मांगती है और रेवती जी को बिठाकर वे लोग आराम से बात करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वे लोग तय करते हैं कि नमन के माता पिता आराध्या के घर जाकर आराध्या के माता पिता से नमन के रिश्ते की बात करेंगे और आराध्या की शादी की बात पक्की करके उसकी दादी और आराध्या दोनों पहले वृद्धाश्रम की ओर चले जाते हैं, क्योंकि अब रेवती जी का नया घर तो वह वृद्धाश्रम ही था। वृद्धाश्रम में दरवाजे पर जैसे ही ऑटो रुकता है तो वह देखती हैं कि उनके बेटे और बहू दरवाजे पर खड़े हैं, वह भी उनका सामान लिए हुए। धर्मेंद्र उनके ऑटो से उतरते ही रेवती जी के पैरों में गिर जाता है और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि माँ, मुझे सब पता चल गया है, अब आपको किसी की भी वजह से घर से बाहर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है माँ। मैंने आपका और आराध्या का पीछा करके नमन के घर में हुई सारी बातें सुन ली थीं। सच्चाई का पता चलने के बाद धर्मेंद्र अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और रेवती जी भी उसे माफ़ कर देती हैं और अपने बेटे के साथ अपने घर चली जाती हैं। नमन के घर वाले आराध्या के घर जाकर उसका हाथ मांगते हैं और खुशी खुशी दोनों परिवार वाले आराध्या और नमन की शादी करा देते हैं। पर अब तक शीला भी बदल चुकी थी, और बदलती क्यों नहीं। आखिर उसकी बेटी के कारण उसकी सास ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, तो शीला का बदलना तो स्वाभाविक था और अब परिवार में सभी लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी परिवार में बड़े बुजुर्ग इस प्रकार होते हैं जैसे एक घर की छत। जिस प्रकार घर का कोई मतलब नहीं होता बिना छत के, जिस प्रकार एक घर के लिए छत ज़रूरी होती है, उसी प्रकार एक परिवार में बड़े बुजुर्ग की भूमिका होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ दोस्तों ऐसी ही एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहें।